सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं कि कुछ दिनों तक मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। यह कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हुआ था, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम, जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आपका स्कोर बेहतर हो सके और करंट अफेयर्स जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक चुनौती बना रहता है, एक तनाव बना रहता है, आप इससे बाहर आ सकें और हमारे साथ मेहनत करके आप प्रारंभिक परीक्षा के अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकें। आइए हम बात करते हैं आज के प्रारंभिक परीक्षा के कुछ टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ आवर के अपने टॉपिक पर। तो 27 मार्च 2021 को पूरे विश्व में अर्थ आवर का जो आयोजन किया गया, इसको हमने आपने सेलिब्रेट किया। इस दौरान हम लोगों ने क्या किया, 1 घंटे के लिए अपनी लाइटों को बंद किया, बिजली के उपकरणों को बंद किया। उद्देश्य था कि जो पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट बिजली की वजह से पड़ता है, इसको कम किया जाए और पूरे वैश्विक समुदाय को एक साथ लाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। आपको पता है कि हर वर्ष मार्च महीने के हर अंतिम शनिवार को क्या किया जाता है कि अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है, और यह जो अंतिम शनिवार इस वर्ष पड़ा था वह था 27 मार्च को, और इसी के कारण 27 मार्च 2021 को हम लोगों ने क्या किया, अर्थ आवर सेलिब्रेट किया। हम अर्थ आवर के विषय में और चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आयोजित करने वाली संस्था के विषय में समझते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस संस्था का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसको शॉर्ट में WWF के नाम से हम जानते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब ये जो WWF संस्था है, इसके जो उद्देश्य हैं उसको समझ लीजिए। उद्देश्य है वन्य जीव का संरक्षण करना, पर्यावरण पर जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको कम करना, और इसी निगेटिव इंपैक्ट को कम करने का एक प्रयास है अर्थ आवर के रूप में हमारी आपकी सबकी सहभागी। इसके अलावा इसका उद्देश्य है जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना। जैव विविधता को हम तभी संरक्षित कर सकते हैं जब हम पर्यावरण के मूल्य को समझें, उसको संरक्षित करने का प्रयास करें, और यह संरक्षण तभी होगा जब हम और आप सब मिलकर क्या करें, अपना सहयोग दें। ठीक इसी तरह से जैसा कि हम अर्थ आवर पर लाइट को बंद करके देते हैं। इसके जो कार्य हैं वह क्या है, पर्यावरण पर जो हमने प्रदूषित पदार्थों को फेंका है, जो हमने अपशिष्ट पदार्थों को डंप किया है, इसकी मात्रा को कम करना, नवीकरणीय और पर्यावरणीय हितैषी संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देना। यह 1998 से प्रत्येक 2 साल पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। उद्देश्य होता है कि इस प्लेनेट के विषय में हमारी आपकी जानकारी को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ प्लेनेट को संरक्षित करने में हमारी आपकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। 31 मार्च 2007 से हर वर्ष ये क्या करता है, अर्थ आवर का भी आयोजन करता है, जैसा कि आयोजन इस साल भी किया गया। अब थोड़ा सा अर्थ आवर के विषय में हम जानते हैं। तो WWF की एक ऑस्ट्रेलियाई जो शाखा थी, उसने वर्ष 2004 में एक विज्ञापन एजेंसी, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसके साथ मिलकर एक विचार विमर्श की गोष्ठी का आयोजन किया। उद्देश्य था कि कैसे पर्यावरण में जो सहभागिता है हमारी, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे जो पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको हम कम कर सकते हैं। और इसी के तहत एक द बिग फ्लिक नाम का एक आयोजन वर्ष 2006 में किया गया, और इस दौरान कुछ समय के लिए बिजली के उपकरणों को बंद किया गया। और यहीं से क्या हुआ, 31 मार्च 2007 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक आयोजन प्रारंभ हुआ, और यही आयोजन जो है इसी को बोला जाता है अर्थ आवर। यह जब प्रारंभ हुआ था अर्थात 2007 में, तब क्या किया गया था,
7 बजे लाइट को बंद किया गया था। और यह जो आयोजन ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे यह वैश्विक रूप धारण करता गया। और इसी के तहत अब क्या होता है कि जब हम अर्थ आवर सेलिब्रेट करते हैं तो बिजली के अधिकांश उपकरणों को बंद रखा जाता है। क्योंकि इस साल क्या था, 27 मार्च को अंतिम शनिवार था, इसी के कारण 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम लोगों ने क्या किया, लाइट को बंद रखा। यह जो 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय है, इसको जो है कि प्रारंभ किया गया था 2017 से। और इस बार का जो अर्थ आवर 2021 की थीम है, यह आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। और इस वर्ष के अर्थ आयोजन में जो है कि 180 देशों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो यह था इससे जुड़ी खबर। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो कि तेलंगाना स्थित भारत के सबसे बड़े तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। आपको पता है कि भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये वह ऊर्जा है जो कि क्या होती है, रिन्यूएबल है, या फिर ऐसे सोर्स से आती है जिससे पर्यावरण पर प्रदूषण नहीं होता, या पर्यावरण के जो प्रदूषक तत्व हैं वह बाहर नहीं आते। जैसे कि हम कहें, अगर कोल एनर्जी अर्थात जो थर्मल एनर्जी है, जो कोयले से उत्पादित होती है, वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कई तरह की ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में आती हैं, और साथ ही साथ जो कोयला है वह एक समय बाद वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो नवीकरणीय नहीं है। तो सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक हमें क्या करना है, 175 गीगावाट जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारी निर्भरता को बढ़ाना है। और इसमें हम 175 गीगावाट को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, 60 गीगावाट जो है कि पवन ऊर्जा का अर्थात विंड एनर्जी का उत्पादन करेंगे, 10 गीगावाट जो है कि बायोमास एनर्जी से हम उत्पादन करेंगे, और 5 गीगावाट लघु जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम उत्पादित करेंगे। और इसी के क्रम में हमने अर्थात भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अचीवमेंट यह है कि इस समय भारत का जो सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि तेलंगाना में है, वह चालू होने जा रहा है। अर्थात अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरने वाला ऊर्जा संयंत्र है, उसको बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में, और इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वह 600 मेगावाट होगी। और इसको जो प्रारंभ किया जाएगा वह 2022-23 में प्रारंभ किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में चालू होने जा रहे अपने अभी तक के भारत के सबसे बड़े तैरते हुए जो है कि सौर ऊर्जा संयंत्र। तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र का मतलब कि आपने देखा होगा जलाशय होता है, उस जलाशय पर हम क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, और ये जो सोलर पैनल होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। इन्हीं को तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बोला जाता है। यह जो लगाया जाएगा, यह तेलंगाना के इस जिले में लगाया जाएगा, और इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को विस्तारित किया गया है 450 एकड़ में, और इसमें जो है कि 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल लगे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़े जो है कि यह पैनल होगा। इसको विकसित किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। अब एनटीपीसी क्या है यह आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। एनटीपीसी ने दक्षिण भारत में 450 मेगावाट की कुल क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस 450 में से 270 मेगावाट क्षमता का जो सौर ऊर्जा संयंत्र होगा वह तैरने वाला होगा। अर्थात उसको क्या किया जाएगा, किसी वाटर बॉडी पर बनाया जाएगा, और फ्लोटिंग सोलर पैनल होगा। अब ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल होते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? दरअसल इसमें क्या होता है कि जो भूमि पर अगर आप लगाएं तो आपको बहुत बड़ा एरिया जो है कि भूमि का वह जो है कि घिर जाता है, और इसमें क्या होता है, भूमि की आपको आवश्यकता नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी बात है लागत भी कम आती है, और जो पानी पर लगाए जाने वाले सोलर प्लांट होते हैं उनकी उत्पादकता भी जो जमीन पर लगने वाले प्लांट हैं उनसे 5 से 10% ज़्यादा होती है, और इससे पानी का भी संरक्षण होता है।
अर्थात पानी का वाष्पीकरण कम होता है। कारण है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं वह कहाँ पैनल पर रुक जाती हैं, वाष्पीकरण की जो क्षमता है उनकी वह कम हो जाती है। अन्य जो कुछ प्रमुख फैक्ट हैं वह आप जान लीजिए कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंध का मतलब है कि जो इक्वेटर से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत का अधिकांश क्षेत्र का किसमें आता है, उष्णकटिबंध में आता है, जिसके कारण साल भर सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है और लगभग 3000 घंटे हमें जो है कि सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसको अगर हम क्या करें, एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सोलर एनर्जी से ही हो सकती है। बस आवश्यकता है इससे उत्पादन करने की। भारत के भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। ये जो फैक्ट है प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कितने के बराबर है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर और यह है भारत ने सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन अब भारत क्या कर रहा है, 37 किलोमीटर जो है कि लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है और यह क्या है, एक विश्व रिकॉर्ड है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहले चीन और अमेरिका ने तेज गति से सड़कें बनाई थी, लेकिन भारत अब क्या कर रहा है, दुनिया में सर्वाधिक तेज गति से सड़कों का निर्माण कर रहा है और यह भारत के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। कारण यह है कि हमारे पास जो सड़कें हैं उसमें जो नेशनल हाईवे हैं उनका अनुपात काफी कम है। अगर हम नेशनल हाईवे ज्यादा बनाएंगे तो हमारे पास जो आधारभूत संरचना है वह मजबूत होगी, हमारी जो कनेक्टिविटी है वह बेहतर होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा और इस तरह से कई तरह की जो उत्पादन क्रियाएं हैं वह आसानी से हो सकेंगी, हमारी जीडीपी क्या होगी, आगे बढ़ पाएगी। आज भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 37 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क का निर्माण कर रहा है और सरकार ने यह भी कहा है कि इस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यह जो प्रोजेक्ट हैं जब गति पकड़ेंगे तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले साल में अर्थात अगले साल तक भारत क्या करेगा, प्रतिदिन 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2020-21 में जो है कि 13,394 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण का इसने लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य की ओर तेजी से मंत्रालय बढ़ भी रहा है। पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है इसमें 50% बढ़ोतरी हुई है और इसका जो किलोमीटर का दायरा है वो बढ़ गया है। इससे यह पता चलता है कि पिछले 7 सालों में सड़क निर्माण पर जो है कि काफी ज्यादा हम लोगों ने तरक्की की है। अगर आप देखें कि किस वर्ष कितनी जो है कि सड़क वृद्धि हुई तो इसको यहां पर दिखाया गया है कि वर्ष 2014-15 में हम प्रतिदिन कितना करते थे, 12.08 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करते थे। 2015-16 में हम लोगों ने 16.56 किलोमीटर प्रतिदिन लंबी सड़क का निर्माण किया। ठीक इसी तरह इस समय हम क्या कर रहे हैं, 36.4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हम प्रतिदिन कर रहे हैं। इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिदिन का जो सड़क निर्माण का हमारा टारगेट है हम उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत का जो टारगेट है वह 40 किलोमीटर प्रतिदिन जो है कि सड़क निर्माण करने का लक्ष्य है। सरकार इस चीज की गंभीरता को भी समझ रही है कि सड़क निर्माण के लिए जो एक बजटीय आवंटन है उसको जो है कि वृद्धि की जाए और इसी के कारण 2015 की तुलना में अगर देखा जाए तो 2021-22 में सरकार ने लगभग 5.5 गुना अर्थात 5.5 टाइम ज्यादा जो है कि बजट को आवंटित किया है और उद्देश्य यह है कि सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। भारत का आपको रोड नेटवर्क पता ही है कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है और अमेरिका भारत के बाद जिसका स्थान आता है वो चाइना का, फिर ब्राजील और फिर उसके बाद रूस का स्थान आता है। कुछ समय पहले ही भारत ने एक सिंगल लेन 25.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि सोलापुर से बीजापुर के बीच में बनाई जा रही थी, मात्र 18 घंटे में भारत ने इसको बनाया था और इसके कारण यह जो रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ और गिनीज वर्ल्ड बुक में भी यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ। कुल मिलाकर भारत जो है कि सड़क निर्माण
में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी खबर पर, जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के विषय में। इसको जारी करने वाला जो संगठन है वह है विश्व आर्थिक मंच। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने बात की थी WWF के विषय में, और यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF। और यह जो क्या है, एक सार्वजनिक और निजी सहयोग को बढ़ाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको स्थापित किया गया था 1971 में, और यह क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय जो है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा। इसका जो वार्षिक शीतकालीन बैठक होती है हर साल, वह दावोस में होती है, जो कि काफी सुर्खियों में बनी रहती है। यह जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इसमें से ये जो 6 रिपोर्ट्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, सभी का नाम आप याद रखिएगा। इसी में से एक रिपोर्ट जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसको हम एनालिसिस करेंगे, और यह जो नाम मैंने लिखे हुए हैं आप इनको याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी नहीं की जाती। तो हाल ही में क्या हुआ है, WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, और भारत जो है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 28 स्थान नीचे गिरकर 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर आया है। अर्थात 156 कंट्री में भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वह है 140। वर्ष 2020 में जो भारत का स्कोर था 153 देशों की सूची में 112वां था। इस तरह से हमने जो है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है कि गिरावट दर्ज की है, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अगर भारत की तुलना में अन्य देशों का देखें तो स्कोर जो है कि आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश का जो रैंक है वह जो है कि 65वें स्थान पर है। नेपाल भी बेहतर कंडीशन में है, 106वें स्थान पर है। श्रीलंका 116वें स्थान पर है। पाकिस्तान की हालत खराब है, और अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा खराब है। अफगानिस्तान को 156वां स्थान मिला है। अर्थात अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो रैंक मिली है इस रिपोर्ट में वो किस देश को मिली है। मैंने बाकी देशों के तो नाम आपको बता दिए। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, आखिर किस आधार पर निकालता है, तो इसके लिए 4 मानक हैं। पहला है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनको कितना अवसर मिलता है। अर्थव्यवस्था का मतलब है उत्पादन के कार्यों में, चाहे वो कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग संस्थान हो, या फिर वह सर्विस प्रोवाइड करने वाला क्षेत्र हो, आखिर अर्थव्यवस्था में जिन क्षेत्रों की हिस्सेदारी है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है या उनके लिए अवसर कितने खुले हैं, एक आधार इसको बनाता है। दूसरा है कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य की स्थिति है, अर्थात उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, उनके लिए क्या क्या किया गया है, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। उसके बाद है महिलाओं की शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, या महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, वो कितनी एजुकेट है। चौथी जो आधार है, फैक्टर है, वह है राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी। तो अब इन 4 आधारों पर जब स्कोर को देखा जाता है तो उसी के आधार पर जो है कि देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, और भारत को इसमें क्या रैंक मिला है, 140वां स्थान मिला है। अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि अब जो समानता है वह जो है कि 135 साल में मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि अभी भी वैश्विक लेवल पर काफी ज्यादा असमानता है। असमानता का मतलब है कि पुरुष और महिला के बीच में विभेद होता है, और इस विभेद को समाप्त होने में पहले कहा गया था कि 99.5 साल का समय लगेगा, लेकिन अब कहा गया है कि कोरोना की जो कंडीशन है, पेंडेमिक है, इसने क्या किया है, समानता को प्रभावित किया है, और इसके कारण अब जो समानता का हमारा टारगेट है या जो समानता प्राप्त हो पाएगी, अब उसमें 135 साल लगेंगे। इससे पता चलता है कि महामारी ने क्या किया है, महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है, और उनके लिए अब जो जेंडर न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं वह जो है कि दूर होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप सभी लोग क्या हैं, उत्तरदायी हैं। उपरोक्त मानकों के अनुसार जैसा कि हमने कहा कि भारत में जो जेंडर गैप है वो 62.5% है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। महिलाओं की राजनीति में जो भागीदारी है भारत में घटी है। वर्ष 2019 में जहां 23% महिलाएं जो है कि मंत्री थीं, 2021 में वह घटकर 9% रह गई हैं। अर्थात भारत में महिलाओं के लिए जो राजनीति का क्षेत्र है वो सिकुड़ा है।
संसद में जो महिलाओं की भागीदारी है वह पहले की तरह 14.4% है, लेकिन मंत्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से संख्या कम हुई है। भारत को राजनीतिक भागीदारी में जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 51 अर्थात 51 पोजीशन प्राप्त हुआ। शिक्षा प्राप्त करने में जो भारत की कंडीशन है महिलाओं के लिए वो ठीक नहीं है, और इसमें भारत को जो रैंक मिली है वह 114वां रैंक मिला है। ध्यान दीजिएगा ओवल कितना है, 140 रैंक में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का जो प्रदर्शन है वह सबसे खराब है, और भारत को इसमें मिला है 155वां स्थान, अर्थात आप समझ सकते हैं कि लास्ट से हम बस एक स्कोर नीचे हैं। पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है इस रिपोर्ट के अनुसार 29.2% इसमें क्या हुई है, कमी आई है। यह भी बताया गया है कि उच्च प्रबंधकीय पदों में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वह केवल 14.6% है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और भारत में महिलाओं का जो अनुमानित आय है उसके विषय में कहा गया है वह पुरुषों की आय का लगभग 1/5 है, अर्थात केवल 20% है। आप समझ सकते हैं कि कितना जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो है कि नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो नेशनल बायोफार्मा मिशन को प्रारंभ किया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उस उद्यम को मजबूत करना, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में आने वाले जो सेक्टर उद्यम हैं, जो कारखाने हैं, जो उसमें इनोवेशन है उसको मजबूत करना, उस क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को कम करना। राष्ट्रीय अब बायो मिशन को क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य इसके रखे गए हैं कि जो प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के जो उत्पाद हैं इनके उत्पादन को बढ़ाना, इनको सत्यापित आसान करना। सत्यापन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बन जाते हैं उनको आसानी से सत्यापित किया जा सके, ताकि इसकी जो है कि मार्केटिंग आसानी से हो सके। और इसके लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना। आधारभूत संरचना का मतलब है कि ऐसी वातावरण को क्रिएट करना जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो है कि प्रोडक्शन, उसका विकास आसानी से हो सकता है। इसमें शोधकर्ता अर्थात जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको जो है कि इसमें जो है कि शामिल किया जाएगा। जो नए जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उनको जोड़ा जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि लोगों को इसमें सहभागी बनाकर क्या किया जाए, जो उनका कौशल है उसको बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हेंस किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण है उसको बढ़ाया दिया जाए, और जो बौद्धिक संपदा होती है, बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उसको ट्रांसफर की भी किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इस मिशन के तहत सरकार बायोफार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में उद्यमिता और स्वदेशी जो विनिर्माण है उसको बढ़ावा देगी, और इसके लिए I3 का मतलब है इनोवेशन 3 का स्टेज का पालन करेगा। I3 का मतलब है कि हम अब क्या करेंगे, जो हमारा जनरेशन है इसमें क्या करेंगे, इनोवेशन को तेजी के साथ हम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। इस जो मिशन का कार्यान्वयन है ये आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। यहाँ पे काउंसिल की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। मिशन की गतिविधियों का जो संरक्षण होगा, जो निगरानी होगी, वह जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसके सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव हैं इनकी अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, अंतर मंत्रालय संचालन समिति, मतलब सभी मंत्रालयों को मिलाकर एक संचालन समिति की गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता इस सचिव के द्वारा किया जाएगा, और यह क्या करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है ये ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देगा जो क्या करना चाहती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करना चाहती हैं, इनके लिए आवश्यक सुविधाएं एकत्रित करेगा, और साथ ही साथ हैजा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया और न्यूमोकोकल बीमारी हेतु टीकों का विकास किया जाएगा, क्योंकि इनका विकास करके हम कई तरह की बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा डायलिसिस, MRI, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी जैसे उपकरणों, और जो मेडटेक अर्थात मेडिसिन की टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं इनके विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो संस्था है
जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। यह क्या है, जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके द्वारा स्थापित किया गया सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। और उद्देश्य इसका यह है कि रणनीतिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, और यही जो संस्था है यही क्या करेगा, इस मिशन का कार्यान्वयन करेगा। आई होप आप संक्षेप में इन खबरों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।